Assalamualaikum. Today we are going to start our third lecture. और थर्ड लेक्चर किसके बारे में है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में और उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फील्ड बोलते हैं इस कवर्ड एरिया को या किसी स्पेसिफिक एरिया को जिस एरिया के अंदर किसी का इन्फ्लुएंस महसूस किया जा सकता हो। जिस तरह के आप कहीं जाते हैं, खेतों में चले जाते हैं, लेट सपोज आपके खेत हैं, आप उसमें चले गए, तो आप वहाँ पे खड़े होकर बोलते हैं ये मेरी फील्ड है। जहाँ जहाँ तक आपके खेत होते हैं आप हाथ फैला के बोलते हैं ये मेरी फील्ड है। इसका मतलब क्या है? वो सारा एरिया आपके ज़ेरे असर है, वो सारा एरिया आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस तरह के एरिया को फील्ड बोलते हैं। इस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि चार्ज के इर्द गिर्द जहाँ तक उसके इन्फ्लुएंस को महसूस किया जा सकता है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक ओरिजिन अभी तक ऐसा मालूम नहीं है, इसलिए ये फोर्सेस ऑफ नेचर कहलाती हैं। वो नेचुरल फोर्सेस जो कि बाय नेचर एग्जिस्ट करती हैं, उनका ओरिजिन ऐसा अभी तक मालूम नहीं है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर जो फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। अब इसको प्रॉपरली किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि किसी चार्ज की फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज ले आया जाए, वो टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। एक स्पेसिफिक एक आपने चार्ज रखा हुआ है, उसकी एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर कोई आप टेस्ट चार्ज ले आए, तो वो चार्ज उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लगाएगा वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। मैथमेटिकली इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, यानी कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। इसके एसआई यूनिट्स क्या हैं? न्यूटन पर कूलम हैं या फिर वोल्ट पर मीटर हैं। इन दो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर का आपस में क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आसान अल्फाज में बता दिया गया है। इसको गो थ्रू कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि न्यूटन पर कूलम से वोल्ट पर मीटर में कन्वर्जन करनी पड़ जाए तो वो किस तरह से होती है या इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली हमारे पास एक सिंगल क्वांटिटी है, एक सिंगल वेक्टर क्वांटिटी है जो कि फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में और उसकी डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है। अब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वही सिनेरियो है कि एक पॉइंट चार्ज है, उसके पास आप कोई टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, उसकी फील्ड के अंदर लेकर आते हैं, तो वो क्या करेगा? उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ये कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने पीछे देखा, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, और फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्यू वन क्यू टू की जगह क्या है? क्यू है और क्यू नॉट है। क्यू आपका ओरिजिनल चार्ज, क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज, और आर क्या है? इन दोनों के दरमियान में फासला। तो हम क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फार्मूले के अंदर इस फोर्स को रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? के क्यू नॉट ओवर आर का स्क्वायर। क्यू नॉट से कट गया, पीछे बच गया के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। यह आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। यहाँ पर अगर आप के की वैल्यू लिखते हैं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट कब तक वैलिड रहेगा? जब तक आपके ये दोनों चार्जेस यानी कि ओरिजिनल चार्ज और टेस्ट चार्ज ये दोनों वैक्यूम में पड़े हुए हैं, ये फ्री स्पेस में पड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है कि आपके ओरिजिनल चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना था, इसके अलावा किस मीडियम के अंदर ये पड़ा हुआ था, और हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो अपने ओरिजिनल चार्ज से किसने फासले पर था। जैसे जैसे टेस्ट चार्ज को ओरिजिनल चार्ज के करीब लाते जाते हैं वैसे वैसे फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, ये बात याद रखें। सो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और उसके बाद साइन ऑन द चार्जेस, किस चार्जेस के ऊपर साइन कौन सा है। एज वी ऑल नो, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, दैट्स वाई यहाँ पर ये फैक्टर है कि ये साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, साइन ऑफ द चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। अब नोट में क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल नॉट द टेस्ट चार्ज। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल चार्ज पे डिपेंड करती है, वो टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती।
इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी विसिनिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, कुछ इमेजनरी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। ये इमेजनरी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बता रही होती हैं, ये फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी बता रही होती हैं, सेकेंडली डायरेक्शन के बारे में भी बता रही होती हैं कि डायरेक्शन के इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है और डायरेक्शन क्या है। ये दो चीज़ें डिटरमिन करने के लिए हमें ये हेल्प करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकेंडली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई होंगी उसका मतलब ये होगा कि उस स्पेसिफिक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा है। अब मुख्तलिफ़ तरह के पैटर्न्स इसके अंदर बनाए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड ड्रॉ की जाती हैं, जैसा कि यहाँ फिगर में बना हुआ नज़र आ रहा है। फिर अगर दो पॉजिटिव चार्जेस आमने सामने आ जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं कर सकती, तो ये क्या करेंगी, ये बेंड हो जाएंगी। जैसे कि आपको ये दो रेड चार्जेस और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़र आ रही हैं, ये क्या है, एक दूसरे से अवे बेंड हो जाती हैं, एक दूसरे से रिपेल हो रही होती हैं, एक दूसरे से अवे मूव कर जाती हैं, जिसकी वजह से दरमियान में थोड़ी सी जगह खाली रह जाती है, यहाँ पर कोई फील्ड इंटेंसिटी मौजूद नहीं होती है और उस स्पेसिफिक पॉइंट को, स्पेसिफिक पोर्शन को न्यूट्रल जोन बोला जाता है। ये मिडल रीजन जिस पर जहाँ पर किसी किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मौजूद नहीं होती, ये न्यूट्रल जोन कहलाता है। अब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आमने सामने आ जाए तो क्या होगा, आमने सामने तो लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम दरमियान से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे फील्ड लाइंस कर्व्ड होती जाएंगी, सर्कुलर होती जाएंगी। और अगर किसी भी पॉइंट पर आपने इनकी डायरेक्शन मालूम करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए आप उस स्पेसिफिक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में क्या बता रही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को है। उसके बाद ये नेक्स्ट सिनेरियो है कि हमने एक प्लेट ली, उस प्लेट के पास हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज उस प्लेट के अंदर मौजूद चार्जेस को अफेक्ट करेगा, यानी कि उसके अंदर चार्जेस की माइन्यूट सी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। प्लेट के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव की तरफ को खिंच जाएंगे और जो बाकी पॉजिटिव चार्जेस प्लेट के अंदर मौजूद थे वो दूसरे एंड की तरफ चले जाएंगे। तो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी चार्जेस की विद इन अ प्लेट, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लेट का एक पोर्शन जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ था वो स्लाइटली नेगेटिव अपेयर होने लग जाएगा और जो दूसरा एंड है वो स्लाइटली पॉजिटिव अपेयर होने लग जाएगा। तो फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से बनाई जाएगी, वो पॉजिटिव से प्लेट के नेगेटिव एंड की तरफ बनाई जाएंगी। और याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर फॉल करती हैं। एक्सटर्नल फील्ड लाइंस अगर कंडक्टर के ऊपर फॉल करेंगी तो वो परपेंडिकुलर फॉल करेंगी। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलरली प्लेट के ऊपर फॉल कर रही हैं। अब ये फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से ट्रैवल नहीं कर सकती, तो कंडक्टर के अंदर जो फील्ड की वैल्यू है वो ज़ीरो रहती है, यानी कंडक्टर के अंदर विद इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और कंडक्टर की सरफेस पे आके टर्मिनेट हो जाएंगी। अब इसके अंदर एक केस और जो पॉसिबल है वो क्या है कि हमने दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स को आमने सामने रख दिया, जैसे कि फिगर में नज़र आ रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स को आमने सामने रख दिया गया, तो दरमियान में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रही हैं। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की नहीं है, ये प्लेट्स अगर इनफाइनाइट लेंथ की नहीं है तो एजिस पर या एंड्स पर
इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर्कुलर हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं फ्रिंगिंग फील्ड। फ्रिंगिंग फील्ड यानी कि एजेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट नहीं रहती बल्कि ये सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करती हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये फ्रिंगिंग फील्ड का कॉन्सेप्ट बीच में समझना ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ बताई गई हैं, इसको रीड करते जाते हैं तो आपको समझ आती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करती हैं या नेगेटिव पर जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। ये डायरेक्शन के बारे में बताती हैं कि फ़ोर्स की डायरेक्शन क्या है। उसके बाद लाइंस जितनी क्लोज़ होंगी उसका मतलब क्या है कि फ़ील्ड उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जितनी एक दूसरे से दूर होंगी ये उतनी ही स्ट्रेंथ को, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वीकनेस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा क्लोज़ होंगी उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है और यहाँ पर ये नॉन पैरेलल हो जाती हैं, वहाँ फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। मेटल सरफेस के ऊपर ये हमेशा परपेंडिकुलरली हिट करती हैं लेकिन उसको पास नहीं कर सकती, उस पर आगे सरफेस के ऊपर आगे टर्मिनेट हो जाती हैं। कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड हैं तो इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए क्या किया जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उस स्पेसिफिक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता लग जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी रखती हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी रखने का मतलब क्या है, ये इसकी अट्रैक्टिव नेचर को साबित कर रही है। जो भी चीज़ अट्रैक्टिव नेचर की होती है उसमें टेंडेंसी टू श्रिंक होती है, इसमें श्रिंक होने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर जब से कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि फील्ड लाइंस जो सी हैं अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दिस एक्सप्लेन द अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के, दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान में कॉन्ट्रैक्शन आने का मतलब क्या है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या कर सकती हैं। अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ओवर तो कर नहीं सकती तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगी, और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो ये पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ को ट्रैवल करेंगी। ये क्रॉस ओवर नहीं कर सकती, ये बार बार मैं बोलता आ रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ओवर क्यों नहीं कर सकती, ये क्रॉस ओवर इसलिए नहीं कर सकती कि ये किसी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन रखती हैं। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी किसी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन रख सकती है, एक से ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं रख सकती। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ न्यूट्रल पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है वो न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। उस स्पेसिफिक पॉइंट से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती। फ्रिंगिंग फील्ड का मतलब मैंने बता दिया कि अगर आपके पास चार्ज प्लेट्स हैं और इनफाइनाइट लेंथ की नहीं हैं तो उनके एंड्स पे जो फील्ड है वो बेंड हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड हो जाती हैं। इस तरह की फील्ड को फ्रिंगिंग फील्ड बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर इनकी एक ही डायरेक्शन हो सकती है। अगर किसी पॉइंट पर ये क्रॉस ओवर करती होती तो क्रॉस के अंदर आप देखते हैं कि दो डायरेक्शन बन जाती हैं, तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ओवर नहीं कर सकती। उसके बाद ये आपकी साइड इन्फॉर्मेशन में से एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक पैसेंजर जो है वो प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, जब वो डोर के हैंडल को या नॉब को टच करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ख़तरा रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो प्लेन जब हवा में ट्रैवल करता है तो उसकी बॉडी वैसे तो चार्ज हो जाती है, लेकिन उसकी इंटरनल सरफेस भी किसी हद तक या उसका इंटरनल इन्वायरमेंट भी किसी हद तक उसके अंदर स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जब हम उसके अंदर मौजूद हों या पैसेंजर्स उसके अंदर से ट्रैवल करते हैं या वॉक करते हैं तो वो चार्जेस उसकी बॉडी को स्टिक हो जाते हैं, और जब वो मेटल नॉब को पकड़ेगा तो चार्जेस उस मेटल नॉब के थ्रू ट्रैवल करने की एबिलिटी रखते हैं। तो उस केस में इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ऑल्दो वो डेंजरस नहीं होता, बहुत ज़्यादा वैल्यू का नहीं होता, बहुत माइन्यूट सा होता है, बाज़ केसेस में फील भी नहीं होता, लेकिन होता है सही। दैट्स वाई इट इज़ हार्मलेस, ये हार्मलेस होता है। तो किस वजह से आया
कि उसके प्लेन के अंदर की जो इन्वायरमेंट है वो चार्ज हो गई। जब वो चार्ज हो गई तो जब पैसेंजर उसके अंदर से ट्रैवल करते हैं तो वो चार्जेस अपने साथ कैरी कर लेते हैं और वो चार्जेस उस डोर नॉब के थ्रू ट्रैवल करने की एबिलिटी रखते हैं। तो इस केस में माइन्यूट सा इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ख़तरा रहता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू कॉट इन अ थंडरस्टॉर्म? अगर आप तूफ़ान में या तूफ़ानी बारिश में फंस जाएँ तो क्या करेंगे? तो ये तो सबको पता है कि शेल्टर ढूंढेंगे। अब शेल्टर में कुछ लोग दरख्त ढूंढने लग जाते हैं एंड दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। दरख्त के नीचे कभी भी नहीं जाना चाहिए। दरख्त के ऊपर अगर बिजली गिरती है तो लकड़ी है वो आग पकड़ लेती है। तो बेहतर ये है कि किसी समझ लें कि किसी हॉलो सरफेस के अंदर पनाह ली जाए, किसी मेटल हॉलो सरफेस के अंदर पनाह ले ली जाए। या फिर दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं कि आप बैठ जाएं। किस तरह से बैठ जाएं कि आप अपनी बॉडी को ज़मीन के जितना करीब कर सकते हैं उतना करीब कर लें। अब उसके लिए लेट नहीं जाना। क्या तरीका होता है कि आप बैठ जाएं, इस तरह बैठ जाएं कि आपके जो कान हैं वो आपके घुटनों को लग जाएं। तो इस तरह से जब आप बैठेंगे तो आपका एक्सपोज्ड सरफेस एरिया कम से कम हो जाएगा और आप ज़मीन के करीब तरीन भी हो जाएंगे। तो आपने क्या करना होता है, अपना एक्सपोज्ड सरफेस एरिया कम से कम कर देना होता है और ज़मीन के करीब से करीब हो जाना होता है। तो हमने किसी ऐसी जगह शेल्टर ढूंढ सकते हैं जहाँ पर जो कि क्लोज सरफेस के तौर पे बिहेव कर सकती हो, उसकी बाउंड्री से हम दूर रहें, उसके दरमियान में जाके बैठ जाएं या फिर ज़मीन के करीब तरीन होकर बैठ जाएं। तो ये वो तरीके हैं जिससे हम थंडरस्टॉर्म में महफूज रह सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस यही लेक्चर था। अगेन जो काम मैंने पढ़ाया बताया उस सारे को मेमोराइज़ करें और मेमोराइज़ करने के बाद उसको लिख कर मुझे सेंड करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।